मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी द्वारा भेजा गया अभ्यास पत्र यानी कि प्रैक्टिस पेपर है, जो कि क्लास 8th का है। सामाजिक विज्ञान मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो मिड टर्म एग्जामिनेशन अगले महीने होने वाली हैं, उनसे रिलेटेड DOE ने एक सैम्पल पेपर भेजा है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। किस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर आप देखना। और जो कोई भी हमारे चैनल में नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन उन तक मिल सके। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे टाइम जो अलाउड है वो 2.5 घंटा दिया गया है, 2.30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटा। और मार्क्स है 60। जो प्रश्न पत्र है 5 खंडों में विभाजित है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है। सेक्शन A, B, C, D, E और टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें 12। सभी क्वेश्चंस जो हैं कंपलसरी हैं और चॉइसेस भी दे रखी है इंटरनल। सेक्शन A में है एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन B में है 2 से 5 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन C में है जो है 6 to 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और क्वेश्चन 8 to क्वेश्चन 11 आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन 12 जो है वो मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया? जो अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय किया गया 1856 को किया गया। अगला है, इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है। जिन स्टूडेंट को जिसमें भी अच्छा समझ आता है वो उसमें से देख लें और वो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दूसरा है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। Who was the Governor General of India in 1857? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। इसमें इंग्लिश में भी दे रखा है, Who led the rebellion in झांसी in 1857? तो रानी लक्ष्मीबाई है आंसर। फोर्थ है, कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म मुख्यतः कहाँ उगते हैं? Thorny shrubs and scrubs mainly grows in dry areas of low rainfall। जहाँ कम बारिश होती है, कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र, वहाँ पर ये उगते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का एक मुख्य महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है? गिद्ध को, हाथी को, बाघ को या हिरन को? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गिद्ध है। गिद्ध को समझा जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट? वल्चर। भारतीय संसद के कौन कौन से भाग होते हैं? तो भारतीय संसद के लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। तो उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर है, ऑल द अबव। आगे देखें, ट्रू फॉल्स की बात करें हम। ट्रू फॉल्स में बात करेंगे। 7वां प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये गलत है, केवल 12 सदस्यों को ही मनोनीत करता है, तो ये फॉल्स हो गया आपका। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है। ये ट्रू है, ट्रू। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ये भी ट्रू है। अब आगे देखें, विलय की नीति डैश के द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड वेल्जली ने विलय की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप लॉर्ड डलहौजी मेंशन करेंगे। और रानी चेन्नम्मा की बात करें तो ध्यान रखने वाली बात है, विलय की नीति जो लागू की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा,
और रानी चेन्नम्मा जो हैं वो एक किट्टूर जगह है, वहाँ की वो रानी थी। तो बात ध्यान रखने वाली है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर कौन सी संधि थोपी गई थी, आइए जानते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में बात करें, इस पर आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए। 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि पर अंग्रेज़ों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। आगे देखें, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इंग्लिश में द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन द ईयर 1764। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1757। अगला प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आप सभी जानते हैं। संविधान नहीं होगा तो नियमों का पालन नहीं होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, सब अपनी मनमानी करेंगे। और एक देश को चलाने के लिए संविधान इसलिए भी चाहिए कि वहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, वो सभी संविधान में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। शक्तियों का बंटवारा पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। शक्तियों का बंटवारा का मतलब है जो पावर्स हैं, न्यायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और आपका, ये तीनों में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात की जा रही है। आगे हम बात करें, तीसरा प्रश्न, सरकार को नियंत्रित करने और मार्गदर्शन देने और जानकारी देने में इस भारतीय संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन देती है और जानकारी देती है। ये इस पर आप चर्चा करें और लिखें किस प्रकार ये सही है, अपने उत्तर दें। आगे प्रश्न 4 देखें, भूमि संसाधन के संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख कीजिए। भूमि संसाधन कौन से होते हैं? मेंशन एनी 3 वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, उनके बारे में आप लिखें। 3 उपाय कौन से हैं भूमि संसाधन के संरक्षण के? भूमि को कैसे बचाया जा सकता है? संरक्षण यानी कि किस तरह बचाया जा सकता है? पेड़ ज़्यादा लगाकर, मिट्टी में जो उर्वरक उन पे ध्यान देकर, और भी कई उपाय हैं उसके बारे में लिखें। जल संरक्षण के किन्हीं 3 उपाय बताइए। सजेस्ट एनी 3 वेज टू कंजर्व वाटर, पानी कैसे बचाया जा सकता है, बारिश के पानी को कैसे बचा सकते हैं और पानी को वेस्ट हम ना करें। इन बहुत से माध्यमों से हम जल को संरक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाइल्ड लाइफ। ये मोस्टली सभी प्रश्न ऐसे हैं जो आप बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब तक खुद बनाने की कोशिश नहीं करेंगे बना कर, तो आपको याद नहीं होंगे और लिखना नहीं आएगा। अगर आप किसी पर फोकस्ड रहेंगे कि यहाँ हमें बने बनाए चीज़ मिलेगी, तो आप ढंग से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए वन्य जीवन क्या होता है, जंगल के बारे में लिखना आपको। वन्य जीवन में और चीज़ें क्या हैं, उन सब के बारे में आप मेंशन करें। सेक्शन सी की बात करें, 1857 की बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए? उन्होंने मुख्य बदलाव ये किया कि जो सेना में भर्ती होती थी उसमें अनुपात, इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड्स बना दिए गए, और बदलाव किया कि जो भी उस समय शासक थे, प्रदेश के शासक, उनको बोला कि आपकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएगी। पहले वॉइसरॉय के हाथ में होता था, गवर्नर जनरल, इनमें बदलाव किया। आगे हम बात करें, जो सारी शक्ति आ गई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रानी के हाथ में आ गई थी, ब्रिटेन की रानी के हाथ में। अथवा में प्रश्न है, 1857 की बगावत के मुख्य कारण कौन कौन से थे? मुख्य कारण कौन कौन से थे आप सभी जानते हैं। पेंशन्स नहीं दी थी, जमींदारों को तंग किया जा रहा था, सैनिक कारण अलग थे, चर्बी वाले कारतूस कारण अलग थे। हर किसी के जो रीजंस थे वो अलग थे। आप मेंशन करें, लिखें और बताएं। राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की भूमिका की क्या व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द इलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है इसमें। लोकसभा के चुनाव जो हर 5 साल में होते हैं, उसमें संसद की क्या भूमिका होती है? चुनाव आयोग ये करवाता है हर 5 साल में।
वो मेंशन करना है आपको। आगे देखिए, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा सेक्शन डी में, यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आपको ढूंढने होंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधनों के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन यानी कि जो ऊपरी परत हट जाती है आपकी, उसकी बात की जा रही है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। यानी कि जो मिट्टी खराब होती है वो किन किन कारणों से होती है ये बताया गया इसमें। वनों का कम होना, अतिचारण यानी कि ग्रेजिंग, ज़्यादा जो जानवर चरने लग जाते हैं वहाँ पर, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, रासायनिक प्रयोग, अत्यधिक उपयोग, बारिश ज़्यादा होना, भूस्खलन होना, ये सब कारण है। मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरा क्या है? मृदा अपरदन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक नहीं है? इसमें यही लिखा है, स्थलाकृति भी है, वनोन्मूलन भी, अतिचारण भी है, बाढ़ आप कह सकते हैं। स्थलाकृति मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है, उपयुक्त दोनों। इंग्लिश में यही मेंशन है, यही पैराग्राफ आप देखें। दूसरा पैराग्राफ जो दिया गया है, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाओं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? सिराजुद्दौला। बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था? कंपनी चाहती थी। किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने। ये था प्रश्न। अगला है, किसी काल्पनिक राज्य की विधानसभा, काल्पनिक यानी कि ऐसी सोच ली गई है, विधानसभा चुनावों के परिणाम नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, एक तरफ है जनता अधिकार पार्टी, क्षेत्र विकास पार्टी, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, उन्होंने कितनी कितनी सीटें जीती हैं। विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्र विकास पार्टी है, जिसकी 116 सीटें हैं। सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है? बहुमत के लिए जो संख्या चाहिए 285 में से वो 143 चाहिए। निर्दलीय कौन कहलाते हैं? वह किसी राजनीतिक पार्टी के भाग नहीं होते, वह निर्दलीय कहलाते हैं। अनुच्छेद एक और देखिए आप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जो मैंने अभी नाम लिए हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया से। यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, अभी मैंने आपको बताया, एशिया। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में। अब बात करें मैप की। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 1857 की बगावत से जुड़े निम्नलिखित स्थानों को दर्शाएं, जैसे दिल्ली, झांसी, बरेली, फैज़ाबाद, कानपुर। तो इन सबको हम कहाँ दिखाएं? अभी दिखाते हैं मैप में। आप देखिए, मैप में हम दिल्ली मेंशन कर सकते हैं। दिल्ली से थोड़ा ऊपर यूपी, यहाँ फैज़ाबाद, इधर इस तरह हम मेंशन कर सकते हैं। आगे प्रश्न मैप में देखें, 1857 की बगावत के दौरान मुगल सम्राट कौन थे?
तो उस समय मुगल जो सम्राट थे बहादुर शाह जफर थे। झांसी वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत के उस पुराने जमींदार नाम बताइए जिन्होंने 1857 की बगावत के दौरान विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। तो वो थे कुंवर सिंह। फैजाबाद वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी। कानपुर में 1857 की बगावत की अगुवाई किसने की थी? नाना साहब पेशवा ने और तात्या टोपे। तो ये थे प्रश्न। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप इन्हें ज़रूर नोट करें अपनी कॉपी में। और ये पूरा आपको जो वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर्स सैम्पल पेपर कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।